Hi nurses, I'm Navkiran this side, your mentor and guide for NCLEX RN, REXPN and all the other registration exams. तो अभी कल ही मैं अपनी क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टीच कर रही थी एंड दैट इज़ एंडोक्राइनोलॉजी। अब हम सब लोगों को पता है कि एंडोक्राइनोलॉजी बहुत सारी नर्सेज के लिए हेडेक होता है, क्योंकि उनको ये नहीं समझ आता कि जब हार्मोन कम हो रहे हैं तो क्या डिसीज़ होगी, जब हार्मोन ज़्यादा हो रहे हैं तो क्या डिसीज़ होगी, राइट। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूं और आज के बाद इस टॉपिक के लिए आपकी सारी कंफ्यूजन जीरो हो जाएगी, लेकिन वो तभी होगा अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस स्टार्ट विद द एडिसन्स एंड कुशिंग डिसीज। तो सबसे पहले बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड की। देखिए एड्रीनल ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड होती है जो कि हमारे किडनीज के हेड के ऊपर सिचुएटेड है। अब क्योंकि ये किडनीज के हेड के ऊपर सिचुएटेड है इसीलिए इसको एड्रीनल ग्लैंड बोल देते हैं, और ये किडनी के साथ एसोसिएटेड है तो इसलिए इसके वर्ड में रीनल भी आ रहा है। अगर हम एड्रीनल ग्लैंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो एड्रीनल ग्लैंड में दो पार्ट्स होते हैं। आउटर पार्ट को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, जबकि मिडिल पार्ट को हम लोग मेडुला बोल देंगे। और जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉर्टेक्स एरिया के हॉर्मोन्स, क्योंकि इसके बाहर वाले एरिया को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ से जो हार्मोन रिलीज होंगे उनको हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। अब ये कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स जो होते हैं वो हमारी लाइफ के लिए, हमारी बॉडी के लिए वाइटल हार्मोन्स होते हैं। हमारे एड्रीनल ग्लैंड के मिडिल पार्ट से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जो कि हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स होता है उसको कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की। देखिए जो बाहर वाला एरिया है एड्रीनल ग्लैंड का, यानी कि जो कॉर्टेक्स एरिया है, उसमें से तीन हार्मोन रिलीज होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स हार्मोन्स। अब ये जो सेक्स हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। जी हाँ, फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट होता है, क्योंकि हमें भी टेस्टोस्टेरॉन का कुछ अमाउंट अपनी बॉडी में चाहिए होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में। देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखेगा। कैसे? उसको इंक्रीज करेगा। ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने वाला जो हार्मोन होता है वो होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और दूसरा जो हार्मोन इस श्रेणी में आता है दैट इज मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। अब मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में सोडियम को रिटेन करेगा और पोटाशियम को बाहर निकालेगा, क्योंकि जहां जहां सोडियम होगा वहां वहां वाटर भी होगा। तो टेक्निकली स्पीकिंग जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है वो आपके ब्लड प्रेशर को हाई करने में हेल्पफुल होता है। अब ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, क्योंकि ये लाइफ सेविंग हॉर्मोन्स हैं, तो ये आपकी बॉडी में तब ज्यादा रिलीज होते हैं जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है, राइट। और एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को हम ट्रिपल एफ हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये भी आपकी बॉडी में तब ज्यादा रिलीज होते हैं जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है। और जो तीसरा हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, ऑब्वियसली वो फीमेल्स में तो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए यूज होता है, लेकिन मेल में ये प्राइमरी सेक्स हार्मोन जो है वो होता है। अब हम डिसीज कंडीशन पे आते हैं। जब एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन जरूरत से कम रिलीज होते हैं उसको बोलते हैं हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म, और जब यही हार्मोन जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो इसको बोलते हैं हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। तो सबसे पहले हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म की बात करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में इसका नाम हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म ही लिखा हो या डेफिशिएंसी ऑफ एड्रीनल ग्लैंड हार्मोन्स ही लिखा हो। इसका एक और भी नाम होता है दैट इज एडिसन्स डिसीज, और उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। अब एडिसन्स डिसीज में जैसे कि आप सब लोगों को पता चल ही चुका है, हमारे तीन हॉर्मोन्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन, ये तीनों ही कम रिलीज होते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर आपकी बॉडी में कम रिलीज होगा तो हमारी बॉडी में होगा हाइपोग्लाइसेमिया। तो ये फर्स्ट साइन हो गया है एडिसन्स डिसीज का, हाइपोग्लाइसेमिया। अब क्योंकि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी है तो इसके साथ साथ हो जाएगा हाइपोनेट्रेमिया। और हमेशा एक बात याद रखें नर्सेस, अगर आपकी बॉडी में कोई हार्मोन काम कर रहा है सोडियम को रिटेन करने में तो वो पोटाशियम को साथ में रिमूव भी करेगा, क्योंकि सोडियम और पोटाशियम हमेशा एंटागोनिस्टिकली ही आपकी बॉडी में चलते हैं। तो सोडियम जो है वो डिक्रीज होगा, हाइपोनेट्रेमिया में पेशेंट जाएगा, तो हाइपरकैलेमिया जरूर होगा। क्योंकि आपकी बॉडी में ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो रही है, सोडियम की डेफिशिएंसी हो रही है, तो इस पेशेंट के वाइटल साइंस भी तो फिर गड़बड़ होंगे ना। तो इस पेशेंट में आपको
हाइपोटेंशन मिलेगा। इसके साथ साथ ये पेशेंट वेट लूज करेगा, देखने में पतला सा होगा, और फीमेल में मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, ये कम रिलीज हो रहा है आपकी बॉडी में। इसके साथ साथ इस डिसीज कंडीशन में आपकी बॉडी में ब्रोंज कलर का डिस्कलरेशन जो है वो स्किन के ऊपर हो सकता है, और साथ में पेशेंट की बॉडी में हाइपर कैल्सियमिया भी मिलेगा। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम जो हैं वो एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन की डेफिशिएंसी यानी कि एडिसन्स डिसीज की वजह से होते हैं। अब एडिसन डिसीज ना दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी एडिसन डिसीज जो होगी वो तब होगी अगर आपकी एड्रीनल ग्लैंड में कोई ना कोई दिक्कत है, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी ने आप ही की एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर अटैक करके उसको डैमेज कर दिया, तो इस केस में हमारी एड्रीनल ग्लैंड हार्मोन कम प्रोड्यूस करेगी, तो जिसकी वजह से आपका जो पेशेंट है वो प्राइमरी डिसीज में जा रहा है। प्राइमरी डिसीज का मतलब ऑर्गन की ही प्रॉब्लम है। अब एक होती है सेकेंडरी एडिसन डिसीज। तो सेकेंडरी एडिसन डिसीज में क्या होगा, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्योंकि उसकी एंटीरियर लोब में से ACTH रिलीज होता है, तो अगर ACTH प्रॉपरली रिलीज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड है वो स्टिमुलेशन में नहीं जा रही, तो उसकी वजह से सेकेंडरी डिसीज होगी, विच कुड ऑल्सो लीड टू दिस एडिसन्स डिसीज। तो ये ना डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता चले कि प्राइमरी डिसीज में है पेशेंट या सेकेंडरी डिसीज में है। अब प्राइमरी डिसीज को पता करने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे? ऑब्वियसली आप WBCs का लेवल जो है वो बॉडी में देखेंगे, अगर वो इंक्रीज्ड है तो आपका इम्यून सिस्टम ही कल्प्रिट है। इसके साथ साथ हम लोग जो हैं और भी इम्यूनिटी रिलेटेड टेस्ट रन कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसके साथ साथ अगर सेकेंडरी का पता करना है कि ये पिट्यूटरी की प्रॉब्लम तो नहीं है, इफ WBCs एंड ऑल द अदर टेस्ट विच आर इंडिकेटिंग ऑटो इम्यून डिसीज आर विद इन द नॉर्मल लिमिट, स्टिल योर पेशेंट इज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ हार्मोन, तो यू शुड रेफर योर पेशेंट टू गेट ACTH लेवल्स चेक्ड। तो ACTH के लेवल से हमें पता चल जाएगा कि जो पेशेंट है उसको सेकेंडरी डिसीज तो नहीं है, अगर सेकेंडरी डिसीज है तो फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। अगर एडिसन्स डिसीज से आपका पेशेंट डायग्नोसिस में आ जाता है तो फिर हम शुरू करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ही एकमात्र सॉल्यूशन है एडिसन्स डिसीज का। देखिए ना, कभी भी एंडोक्राइनोलॉजी में कोई भी हार्मोन कम होता है तो उसका इलाज हार्मोन की रिप्लेसमेंट ही होता है। एडिसन डिसीज में अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड कम रिलीज हो रहे हैं तो आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड ही रिप्लेस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चाहे वो एनक्लेक्स में आए, रेक्सपीएन या किसी भी टेस्ट में आए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इफ़ योर पेशेंट इज टेकिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्रॉनिकली, क्योंकि इस पेशेंट को लाइफ लॉन्ग ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिप्लेस करने पड़ेंगे अनटिल एंड अनलेस कोई हम परमानेंट सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन यूजुअली इस डिसीज में नहीं होता है, तो आपको सारी उम्र ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेने पड़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि हमने पेशेंट को बतानी होती हैं। नंबर 1, कभी भी आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं इसको एब्रप्टली स्टॉप नहीं करना है। यू ऑलवेज हैव टू टेपर द कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये पूरी एंडोक्राइनोलॉजी के हॉर्मोन्स की ही बात है। एंडो में जितने भी हार्मोनल मेडिकेशन आप ले रहे हो किसी को भी आप एब्रप्टली स्टॉप नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, कभी भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं तो इन्फेक्शन वाले इंडिविजुअल से दूर रहें, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस होती हैं। अगर आप क्रॉनिकली ले रहे हैं तो योर बॉडी इज़ वेरी प्रोन टू गेटिंग इन्फेक्शंस, तो उनको अवॉइड करना है। और तीसरी चीज़, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ हमेशा विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने होंगे। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंटली ये भी बताना है कि ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस आपको हार्मोन्स की डोज इंक्रीज करनी चाहिए, ना कि उनको लेना बंद कर देना है या डोज डिक्रीज करनी है। लेकिन वो इंक्रीज भी अपनी मर्जी से नहीं करनी है। यू हैव टू कॉन्टैक्ट द डॉक्टर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डोज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये था एडिसन डिसीज के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। देखिए, जो कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिसीज है ये ऑपोजिट है फ्रॉम द एडिसन्स डिसीज, क्योंकि अब हमें ये समझ आ चुका है कि हार्मोन कौन कौन से रिलीज होते हैं, उनके काम क्या है और डेफिशिएंसी में क्या होता है। तो एक्सेस को समझना कोई डिफिकल्ट नहीं है। कुशिंग डिसीज का मतलब है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, जब हमारी एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन जरूरत से ज्यादा रिलीज कर रही है। ऑब्वियसली अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा रिलीज हो रहा है तो उसकी वजह से हाइपरग्लाइसेमिया होगा, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड की वजह से हाइपरनेट्रेमिया। अगर आपकी बॉडी में हाइपरनेट्रेमिया हो रहा है यानी कि सोडियम ज़्यादा रिटेन हो रहा है
तो पोटाशियम आपकी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाएगा और इसके साथ साथ आपका पेशेंट जाएगा हाइपरटेंशन में और ऑब्वियसली उसका वेट गेन होगा। इसके साथ साथ इसके कुछ टिपिकल फीचर्स होते हैं जो कि पेशेंट की अपीयरेंस से आपको पता चलते हैं, जैसे मून फेस हो जाता है, बफलो हम्प जिसको हम डोवागर हम्प भी बोलते हैं, जो बीच वाली बॉडी है जैसे फेस हो गया, ट्रंक हो गया, ये सब मोटा होगा, यानी कि इट विल बी फ्लफी एंड लाइक अ कुशन, जबकि जो एक्सट्रीमिटीज होंगी दे विल बी वेरी थिन। ठीक है, तो ये चेंजेस जो हैं ये आपको पेशेंट में दिखेंगे। इसके अलावा क्योंकि पेशेंट वेट गेन कर रहा है तो जो स्किन है वो जगह जगह से फटनी शुरू हो जाएगी और उसको स्ट्रेच मार्क्स जैसी जो है आपको स्किन के ऊपर दिखेंगे, जिनको हम स्ट्राई मार्क्स जो है वो बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कुशिंग सिंड्रोम में होती हैं। इसके साथ साथ हाइपोकैल्सीमिया भी होगा पेशेंट में। हमेशा याद रखें, कहीं भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा होंगे तो पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया के चांस होंगे ही होंगे। अब कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिसीज ज़्यादातर तब होती है जब एड्रीनल ग्लैंड में ट्यूमर्स होते हैं या पिट्यूटरी ज़रूरत से ज़्यादा ACTH रिलीज कर रही है। इन दोनों ही कंडीशन में हमें कीमो या रेडियोथेरेपी देनी पड़ती है ताकि अगर पिट्यूटरी में ट्यूमर है जो कि ACTH ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसको ख़त्म कर सकें। अगर एड्रीनल ग्लैंड में ट्यूमर है जिनकी वजह से एड्रीनल हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको ख़त्म कर सकें। कई बार कुशिंग डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए जो सर्जन होता है वो एड्रीनलेक्टमी भी करता है, जो कि यूनिलेटरल भी हो सकती है, बाईलेटरल भी हो सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी में 2 एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं, राइट। तो बेसिकली अगर यूनिलेटरल एड्रीनलेक्टमी होती है तो हम कोई 3-4 हफ्ते के लिए पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे डालते हैं, फिर धीरे धीरे ये टेपर ऑफ कर देते हैं क्योंकि बची हुई एड्रीनल ग्लैंड टेक ओवर कर लेती है। लेकिन अगर बाईलेटरल एड्रीनलेक्टमी हुई है तो सारी उम्र ही इस पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो लेने पड़ेंगे। अगर ऐसी ही और यूजफुल वीडियोस आई होप आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसी ही और यूजफुल वीडियोस आप देखना चाहते हैं, अपना NCLEX RN रेक्स PN नॉट्स एट DHA CBT फर्स्ट गो में क्रैक करना चाहते हैं तो एक ही स्पॉट है एंड दैट इज नवकिरण नर्सिंग क्लासेस। तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा घाटा है आपकी नर्सिंग एजुकेशन में। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, काइंडली शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम टू योर क्लासमेट्स और जो भी आपके नर्सिंग ग्रुप्स में हैं, ताकि उनको भी ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।